उत्तराखंड में बीजेपी के किसान मोर्चा क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज। मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। 2 दिनों तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। देहरादून की मलिन बस्तियों के लिए 10 पैथ एम्बुलेंस रवाना। बीजेपी कार्यालय से किए गए वाहन रवाना। संगठन महामंत्री अजय कुमार ने दिखाई हरी झंडी। देहरादून में सांख्यिकी विभाग का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े सर्वे कराएगा विभाग। और विधानसभा में नियम विरुद्ध भर्ती को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों। कहा, आधी अधूरी हुई विधानसभा भर्तियों पर कार्रवाई। 2001 से हुई नियम विरुद्ध भर्तियों पर कब होगी कार्रवाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नया भारत इस प्रकार की विभाजनकारी शक्तियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर से उत्तराखंड के सपूत को प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। तो इन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सपूत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक उत्तराखंड वासी गौरवान्वित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण के दौरान निकटवर्ती गांव वालों को हो रही समस्याओं के समाधान और अधिग्रहित भूमि के भुगतान में हुई विसंगतियों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके उन्हें पत्र सौंपा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण के दौरान निकटवर्ती गांव वालों को हो रही समस्याओं के समाधान को लेकर राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके उन्हें बताया कि जिन क्षेत्रों में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण कार्य प्रस्तावित है, वहां रेल विकास निगम के द्वारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हेतु सुरंग निर्माण के लिए जो विस्फोटक प्रयोग किए जा रहे हैं वो मानकों से कहीं अधिक तीव्रता के हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे लाइनों के निकटवर्ती गांवों के आवासीय भवनों, गौशालाओं और खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, लगातार ये बढ़ भी रही हैं, जिसके कारण अनेक गांवों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देहरादून से है। सांख्यिकी मंत्रालय ने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े सर्वे कराए जाने को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। सांख्यिकी मंत्रालय के उपनिदेशक स्नेह कीर्ति ने बताया कि सर्वे एनएसओ के प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा खास तौर से तैयार की गई है। अनुसूचियों में सर्वेक्षणों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी, जिसका इस्तेमाल केंद्र में राज्य सरकारों के द्वारा विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किया जाएगा। कार्यशाला में उप महानिदेशक डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, उपनिदेशक स्नेह कीर्ति और वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी संजय रतूड़ी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। को हम जो यहाँ पे हमारा 3 दिन का आरटीसी है, हम अपने जो इनोमिनेटर्स जो घर घर जाके हाउस होल्ड लेवल पे जाके अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। कोई भी अपनी एक्टिविटी कर रहा है उसको हम कैप्चर करेंगे, तो वो डेटा अगर हमारे गवर्नमेंट के पास रेगुलरली अगर कलेक्ट होता रहेगा, इंफॉर्मेशन अगर रहेगा, तो कल को जो पॉलिसी मेकिंग हमें जो करनी है उनके डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा योगदान देगा। और इसीलिए मैं ये कह रही कि बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल ने मुलाकात की। राज्यपाल ने नीरजा गोयल के जज्बे और साहस की सराहना करते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड की बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही राज्यपाल ने नीरजा को नवंबर महीने में जापान में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी।
राज्य में विधानसभा भर्ती घोटाला अभी थमा नहीं है। प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा में बिहार, यूपी और दिल्ली के लोगों की नियुक्ति देने पर सवाल किए हैं। प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने जो अधिकारियों की समिति बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 2016 से लेकर 2022 तक ही फर्जी निरस्त किए हैं, जबकि 2001 से नियमों के विरुद्ध भर्तियां हुई हैं। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है और हम लोगों ने तो इसमें कहा है कि आप 2001 से आप जांच कीजिएगा, इसमें दोषी कोई भी हो आप उनको सजा दीजिएगा। हम इसमें कोई पार्टीवाद का हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर हमारी पार्टी का आपको लगता है कि हमने किया है तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिएगा, लेकिन अगर 2016 से तो आपने क्या किया है आप खुद ही बताइएगा। ये तो आप जो भी जनता है उनके सामने है और जनता को अधिकार है इसमें सजा देने का। और मैं तो कहती हूँ कि हमारी आदरणीय अध्यक्षा जी को भी इस बारे में सोचना चाहिए। प्रदेश भर में अंकिता के लिए न्याय की मांग की जा रही है। कई संगठन कैंडल मार्च निकाल करके अंकिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी तरह राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भी इस बार अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला लिया है और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जांच के लिए आयोग की एक टीम भी गठित की गई है, जिसमें उप जिलाधिकारी से लेकर लक्ष्मण झूला थाने के उप निरीक्षक समेत कई अधिकारी शामिल हैं। जन्मदिन था, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी ताजी घटना हुई है, जो उत्तराखंड की बेटी थी उसकी इस प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने एक टीम गठित कर ली है, जिसमें 3 लोगों की एक टीम गठित की है, जिसमें उसकी जांच के लिए, और जो भी जांच उसमें कर रहे हैं तो वो भी पैनी नजर रखें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकासनगर के सेलाकुई पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी किसान मोर्चा के उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चेहर और प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर सहित बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने किसानों के लिए चलाई जा रही हितकारी योजनाओं को प्रत्येक किसान तक पहुंचाकर किसानों को लाभ देने की बात कही। तो वहीं सीएम धामी ने महिला सुरक्षा और किसानों के हालात को सुधारने की भी बात कही। तो वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसान हितैषी योजनाओं का लाभ प्रत्येक किसान को दिलाया जाएगा। उत्तराखंड के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें अतिथि देव भव की हमारी संस्कृति है, हमें ये कार्यक्रम मिला है। और इसमें हम सबका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनका समुचित लाभ हम अपने खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों को पहुंचाएं। और जो दीनदयाल जी का भी हमने जयंती मनाई है, उनका एक सपना था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। पंक्ति में खड़े पिछले जरूरतमंद अभावग्रस्त व्यक्ति को जब तक हम केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ देके साधन संपन्न और सक्षम करके आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक हम निरंतर कार्य करते। पीएम मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत राजधानी देहरादून की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए 10 पैदल एम्बुलेंस रवाना की गई है। बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पैथ एम्बुलेंस आगामी 3 दिनों तक मलिन बस्तियों में जाकर सैंपल कलेक्ट करेगी, जिससे उन्हें अपना इलाज कराने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा में आज निःशुल्क जो है खून की जांच के लिए जो है मलिन बस्तियों के लिए ये माननीय महामंत्री संगठन अजय कुमार जी के माध्यम से जो है आज हमने हरी झंडी दिखा के रवाना करी है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। मलिन बस्तियों में जाके ये जो है गरीब जन के जो है खून की जो है सैंपल लेंगे, उनकी जाँच जो है आने के बाद जो उनकी जाँच रिपोर्ट उनको सौंपी जाएगी और ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। ये 10 गाड़ियाँ हमने जो है देहरादून महानगर के लिए रवाना करी है। ऋषिकेश में नगर निगम बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमें पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्षदों ने बजट नहीं तो बैठक नहीं का नारा दिया है। दरअसल बैठक में पहले कई बिंदुओं पर घंटों तक चर्चा हुई, लेकिन इसी बीच पूर्व में पास हुए प्रस्ताव का पर्याप्त बजट न मिलने से नाराज पार्षदों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद बोर्ड बैठक स्थगित हो गई। की सड़कें नाली बदहाल हैं, गड्ढे भरे हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये अगर हम अधिकारियों से कर्मचारियों से बोलते हैं कि भैया इसमें काम करो, तो सीधा का सीधा बजट का रोना रोते हैं। आज जब हमने पिछली बोर्ड में हमारे पास किए हुए कार्य हुए
बारे में पूछा गया, तब भी इन्होंने बजट का, हमने इनसे पूछा गया बजट कैसे आएगा, अगर इन्हें हम बताते हैं कि बजट को इस तरीके से आप टैक्स वैक्स वसूलिए, उसमें भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही ये बजट लाने के लिए तैयार है। तो इससे विकास कार्य हमारे शहर के ठप हो रहे हैं। इसलिए विपक्ष के नाते अपने शहर के हित में आज इस बोर्ड बैठक का बोर्ड बैठक में हमारे मुद्दों को हमने पूर्व कार्रवाई मांगी बोर्ड से कि भाई जो पूर्व में जो बोर्ड बैठक है उन पे क्या कार्रवाई, ठीक वो कार्रवाई तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है। अब बजट के अभाव के कारण आप देख सकते हैं ये बोर्ड बैठक में पास है? अच्छा, क्षेत्र की जनता हमें कोस रही है। आप कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, काम सड़क में कुछ नहीं दिख रहा, शहर में कुछ नहीं दिख रहा है, नालियों गलियों की हालत देखो बेहद खराब है? क्या करेंगे बताओ? पार्षद का काम ये है कि भाई क्षेत्र के मुद्दों को और बोर्ड बैठक तक लाना और वहां तक पास करवाना। उस पार्षदों को उस प्रस्ताव को लाके करेंगे क्या जब फंड है नहीं उसे पास करके फायदा? जब नगर निगम के पास पैसा ही नहीं है तो क्यों तो हमारे से प्रस्ताव लिए? हम प्रस्ताव घरों से देखो लिख के ले आते हैं, ये रोड काम होना नहीं है। लोग वाग हमें गालियां दे रहे हैं, बताओ क्या करें? हमारा कहना है कि पहले पैसे लाओ। ये जितने अधिकारी लोग बैठे हुए हैं सीटों पे, ये देहरादून जाएं, कहीं पर भी जाएं, पहले पैसे लाएं, बताएं कि 5 लाख 10 लाख या 10 करोड़ लेके आए हैं, उसका पैसा हम इतना नहीं, तब उसका काम होगा, तब बोर्ड की बैठक करें, तब तो अच्छा लगेगा। अभी उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो कैसे काम होगा? नालियां कैसे बनेगी? जहाँ लोग बाग गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो कहाँ से बनेगी? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा बजट आ सकता है। पर्यटन से भी कोशिश करेंगे क्योंकि ये पर्यटन स्थल भी है। सब जगहों पे बोर्ड में उसी चीज़ों को हम 1 तारीख को पास करवाएंगे कि पर्यटन विभाग से भी, अन्य विभागों से भी, और जो क्षतिपूर्ति जो हमारे अन्य 20 वार्ड नए जुड़े हैं इसमें, उन वार्डों में क्षतिपूर्ति के लिए भी आवेदन करेंगे कि अवस्थापना का पैसा नगर निगम को मिला जाए। और उसमें हम सड़क नालियाँ, मेन इशू वही है कि सड़क नालियाँ फिर हम उससे। सरस्वती शिशु मंदिर काला ढूंगी में विद्या भारती अखिल भारतीय जन शिक्षा समिति उत्तराखंड ने प्रांतीय बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 3 संभाग अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल से आए 87 बच्चों ने प्रतिभाग किया। विभाग प्रचारक राज पुष्प ने बच्चों को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया, तो एक क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत ने भी बच्चों को संबोधित करके उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन जरूरी है, इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। में चारित्रिक निर्माण करता है, सामाजिक का ज्ञान कराता है। मैं समझता हूँ शिशु मंदिर में पढ़े हुए बच्चे को ये बताने नहीं पड़ता कि अपने से बड़ों का आदर करना पड़ता है, गुरुओं का आदर करना पड़ता है, ये स्वयं सीखते हैं। और इसी क्रम में आज कुमाऊं के बच्चों की पूरी प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनका अनेक प्रकार की क्विज प्रतियोगिताएं हैं, उसमें यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। किच्छा में पूर्व फौजी के घर पर बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग किए जाने की घटना के बाद पूर्व फौजी के घर में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करके मामले की जांच में जुट गई है। इस दौरान पूर्व फौजी ने पुलिस को मामले की जांच कर 2 अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। 11 बजे हमें आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने उठ के बाहर देखा, लेकिन हमने सोचा किसी पड़ोसी ने पटाखा वगैरह कोई चलाया होगा, तो हमने उस पर कोई गौर नहीं किया। फिर हम सो गए। उसके बाद लगभग 1:30 बजे फिर थोड़ी दूर की आवाज़ आई, तो हमने कहा किसी ने फिर पटाखा चलाया होगा, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम लेट गए। किसी से कोई बात भी नहीं थी हमारी। फिर उसके बाद में हमने सुबह उठ के देखा तो हमारे वो दरवाजे में गोली लगी है और उसका वो बुलेट पड़ा हुआ था और वो गाड़ी में भी गोली लगी हुई देखी है। तो उसके बाद हमने इसकी सूचना दी है। ये आज हमारे पास सुबह सूचना मिली थी कि हरजीत सिंह जो वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, उनके घर पर के आगे उनकी कार खड़ी थी, तो किसी व्यक्ति द्वारा रात्रि में 2 से 3 बजे के बीच में उनकी कार पर और उनके घर पर जो है फायरिंग की गई है, जिसमें सुबह पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहाँ पर वाकई में ये पाया गया कि हाँ उनकी कार पर किसी के द्वारा फायरिंग की गई है। तो उसमें हमने उनकी रिपोर्ट ले ली है और उस पर जाँच की जा रही है। जैसे तथ्य सामने पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सीसीटीवी अभी दिखवा रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि हाँ कोई कंफर्म कोई चीज़ पता नहीं चल पाई है अभी तक। वो बाकी और भी सीसीटीवी दिखवा रहे हैं, जैसे कोई मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लोहाघाट में एसएसबी गुरिल्ला संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सरकार से हाईकोर्ट आदेशानुसार एसएसबी गुरिल्लों को समायोजित करने की मांग उठी। इसे लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। संगठन में मणिपुर की तर्ज पर गुरिल्लों को नौकरी, पेंशन दिए जाने की भी मांग की है। ऐसा नहीं होने पर वो देहरादून और दिल्ली में आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन का प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारी बैठक जो लोहाघाट में हो रही है, उसका उद्देश्य ये है कि जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उसका क्या परिणाम होगा और उसके क्या आगे को हमारे सामने रिजल्ट आएगा, वो हम पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, उस पर भी हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे कि इन सब का आखिर अंततः परिणाम क्या होने वाला है। और हम ये कहना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से कि जो कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसको अंततः लागू सरकार ने करना है। कोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि वो कह रही कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं गुरिल्लों के लिए, लेकिन वो पॉलिसी जब से हम आंदोलन कर रहे हैं तब से ज़मीन पर नहीं आई है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो पॉलिसी जल्दी से जल्दी लाए और उसको लागू करे। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसे लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव से लेकर देहरादून के डीएम लगातार विभागीय बैठकें कर रही हैं। तो इस मामले में मलेरिया अधिकारी सुभाष जोशी का कहना है कि पिछले साल जो मामले डेंगू के थे, इस बार उससे भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में लगातार फॉगिंग की जा रही है, तो वहीं आशा वर्कर भी जनता को जागरूक करने का काम कर रही हैं। अभी तक 716 मामले आ चुके हैं, जिसमें से अधिकांश रोगी सब स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। आशा वर्कर क्षेत्र में भ्रमण कर निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। नगर निगम के कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है लगातार। और जैसे ही डेंगू का केस आता है, उस क्षेत्र में अविलंब आशा वर्कर एवं नगर निगम के वर्करों के द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है। पौड़ी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो वहीं मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 8 जनपदों से आए 240 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तो वहीं कार्यक्रम के आयोजक सचिव योगंबर सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों के द्वारा नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग टीम टीटी से आया हूं और मेरा सिलेक्शन स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए हुआ था। तो मैं अपना सपना टेबल टेनिस में ही देखता हूं और मुझे लगता है कि ये आज के भविष्य के लिए और आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा करियर का ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि खेल अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गए हैं, वो हमारा जीवन भी बन चुके हैं। तो मैं अभी भी सरकार से यही उम्मीद चाहूँगा कि जो हमारी सरकार है अभी भी कई जगहों पे सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही है। जैसे अभी भी मेरे रुद्रप्रयाग जिले में कई क्षेत्रों में टेबल टेनिस जैसे खेल और अन्य खेल हैं वो अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं। तो मैं सरकार से यही अपील चाहूँगा कि जो ये खेल है उनको अभी भी प्रमोट किया जाए और साथ ही साथ हर स्कूल में इन खेलों की सुविधाएं दी जाए। आज कनोलिया इंडोर ग्राउंड में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के 2022 के शुभारंभ कार्यक्रम में सर्वप्रथम शुभकामनाएं दी इस कार्यक्रम की। और ये कार्यक्रम ऐसा है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत महत्व रखता है और इस तरह की प्रतियोगिताएं राज्य स्तर की हमारे पौड़ी जनपद में हैं। सभी क्षेत्रवासियों को इसकी पहली बार शुभकामनाएं। प्रदेश के 8 जनपदों से 240 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 3 दिवसीय है जो आज 28 तारीख से लेकर आगामी 30 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख को इसका समापन है। आज इसका उद्घाटन शुरू हुआ है और अब पहला मैच स्टार्ट होने वाला है।
लालकुआं में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ बीते 64 दिनों से श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है। यहां बीते दिनों से कुछ मजदूर भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं अब एक श्रमिक राजीव दुमका के स्वास्थ्य बिगड़ने पर प्रशासन ने इस मामले में दखल दिया है और धरना स्थल पर पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे राजीव दुमका को जबरन हटा दिया और हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहीं इसके खिलाफ श्रमिक संगठन ने जमकर नारेबाजी की है और मिल प्रबंधन पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। क्यों नहीं सर, हम 10-12 साल से यहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद अभी तो भर्ती करने का टाइम आया तो इन्होंने को लिया नहीं और तो समय से हम काम और कर रहे हैं और हमको लिया नहीं। और अगर जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अभी पुलिस हमारे साथी को लेके राजीव दुमका जी को उठा के ले गई है। उसके बाद मैं बैठा हूँ मुकेश कपडवाल, आगे को जो भी होगा लेकिन हम उठने वाले नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। आज 3 दिन से ज्यादा उसको धरने पे यहाँ पे बैठे हुए थे और सुबह डॉक्टर की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी और उसकी जांच पड़ताल करके गई थी और तहसीलदार महोदय के निर्देशन में आए थे। और तहसीलदार महोदय का जो रवैया था कल रात यहाँ पर 64 दिन से लगातार धरना चल रहा है। एक मजिस्ट्रेट होने के अलावा एक जिम्मेदार तहसीलदार व्यक्ति होने के बावजूद यहाँ पर नहीं आए और आज हमको उठाने के लिए जरूर आ गए, क्योंकि हमें पता है, हमने एसडीएम महोदय को भी इनकी सारी प्रणाली बताई थी। हमें पता है कि जब यहाँ बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग यहाँ पर बिक गए हैं तो तहसीलदार कौन सी खेत की मूली है, वो भी बिक गए होंगे। ये बात सत्य है और ये बिल्कुल जाहिर कर दिया उन्होंने। आज जो जबरन उन्होंने उठाने का प्रयास किया तो अब ऐसा प्रयास उनका दोबारा हम नहीं चलने देंगे। हमारा जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसको लेके गए उठा के, हमारा दूसरा व्यक्ति मुकेश कपडाल यहाँ पर बैठ गए हैं। मैं देखता हूँ ये कब तक उठाते हैं। अभी जब तक हमारी युवाओं की संख्या खत्म हो जाएगी तो हम अपनी बीवियों को लाएंगे, अपने बच्चों को लाएंगे, अपनी माता बहनों को भी लेके आएंगे, उनको भी बैठाएंगे यहाँ पर। देखते हैं ये सिलसिला कब तक जारी रहे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।